आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा जीओसी के अंदर वो होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, लिखिए हेडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, 100% क्वेश्चंस आता है इस पे। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। गुड मॉर्निंग। ऑप्टिकल जो है स्टूडेंट्स, जैसे अपने फिजिक्स वगैरह में ऑप्टिक मींस लाइट। ऑप्टिक जो वर्ड किसको इंडिकेट करेगा, समथिंग इज रिलेटेड टू लाइट, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बच्चों अपन जो देखेंगे उसको बोलेंगे रोटेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है रोटेशन ऑफ लाइट। रोटेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट के लिए जो वर्ड हुआ दैट इज ऑप्टिक्स। लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि हमारा जो कंपाउंड होगा सब्सटेंस, वो लाइट को कौन से डायरेक्शन में रोटेट कराएगा उसके रेस्पेक्ट में जो होगा उसकी स्टडी को अपन बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन से जो कंपाउंड्स होंगे वो सारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक फिनोमेनन है जिसमें अपन रोटेशन ऑफ लाइट देखते हैं। ये ध्यान रखना है, रोटेशन ऑफ लाइट। ठीक है, रोटेशन ऑफ लाइट इसके अंदर देखेंगे। तो इसमें नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग अबाउट रोटेशन ऑफ लाइट। ओके, डन। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए बच्चों, जल्दी ज्वाइन करो, सब लोग इन्फॉर्म कर दीजिए। यस, तो अब देखिए बच्चों, इसके अंदर आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले रोटेशन ऑफ लाइट जो है वो दो थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली। सबसे पहले ऑप्टिकल रोटेशंस को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो सबसे पहले ये लिखिए, ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब वो एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करते हैं, इंस्ट्रूमेंट। और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलरीमीटर। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रहेगा, पोलरीमीटर। ये पोलरीमीटर जो होता है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर, जो भी कंपाउंड आपको गिवन है उसका मोल पर लीटर कंसंट्रेशन बनाएंगे और उस कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब यहां पे होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो यहां पे मीनिंग होगा वो होगा ऑप्टिकल रोटेशन चेक करना। ऑप्टिकल रोटेशन चेक करना, अगर हमारा गिवन कंपाउंड लाइट को रोटेट करता है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर तो उसको अपन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलेंगे, और अगर वो लाइट को रोटेट नहीं करा पाता है तो उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स बोलेंगे। अब ये पोलरीमीटर काम कैसे करता है इसके बारे में थोड़ी सी वर्किंग देखते हैं, ताकि एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता लग जाए कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे डिटरमाइंड होती है। तो देखिए, पोलरीमीटर की जब आप डिजाइन देखेंगे पोलरीमीटर की, तो सबसे पहले जो पोलरीमीटर में होता है उसको बोलते हैं लाइट सोर्स। एक बल्ब होगा, ठीक है, और उस बल्ब से आपका लाइट जो होगी वो जनरेट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिख दीजिए लाइट सोर्स। इस लाइट सोर्स से जो भी लाइट इसमें से आउट होगी वो डिफरेंट, क्योंकि जो नॉर्मल लाइट होती है वो सारे डायरेक्शन में, जैसे अपन घर में भी बल्ब वगैरह करते हैं स्विच ऑन, तो आप देखेंगे लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो हर डायरेक्शन में रिवॉल्व करती है। और ऐसी लाइट जो बल्ब से निकलती है जो सब डायरेक्शन में, तो उस लाइट को बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे उसको, अनपोलराइज्ड लाइट। तो ऐसी लाइट को अनपोलराइज्ड बोलेंगे जो हर डायरेक्शन में जाती हो। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाइट का किसी एक डायरेक्शन में होना जरूरी होता है, इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको अनपोलराइज्ड लाइट को सबसे पहले पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब ये जो लाइट, अब इसके बाद में जो आप इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करेंगे वो होगा, मतलब नेक्स्ट कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे वो होगा निकोल प्रिज्म। ये सेकंड कंपोनेंट होता है। ठीक है, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म जो होगा वो आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। और इसको
कैल्साइट, ये सारे क्वेश्चन आए हुए इसीलिए आप लोग टर्म्स याद रखिएगा। कैल्साइट, ये कैल्साइट के जो प्योर फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको कैल्साइट बोलते हैं, और कैल्साइट का बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म जितनी भी लाइट होगी उस सारी लाइट को एक डायरेक्शन में चेंज कर देगा, यूनिडायरेक्शनल कर देंगे। और यूनिडायरेक्शनल का मतलब जैसे आपकी लाइट जो डिफरेंट डायरेक्शन में थी, ये उस लाइट को एक ही डायरेक्शन में कर देगा, एक ही प्लेन में भी रखेगा, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में भी। ये एक डायरेक्शन में हो गई लाइट, ठीक है, प्लेन समझ गए, एक ही डायरेक्शन में चलेगी और प्लेन भी ऊपर नीचे भी नहीं होगी, एक ही प्लेन में चलेगी। यानी कि उसमें ऐसा नहीं कि डायरेक्शन और प्लेन चेंज हो जाए, नहीं तो फिर एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको सेम प्लेन में भी रखना है, तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब वो एक ही डायरेक्शन में हो जाती है तो ऐसी लाइट को अपन बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग करते रहिए। यस इनबॉक्स में अपने अपने, हाँ ठीक है। तो ये हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसमें बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ गया। अब ये लाइट जो होगी, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट को रोटेट करा सकता या नहीं, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट जो लेना है उसमें सैंपल सेल, जिसमें एक सैंपल सेल होगी। सैंपल सेल इस तरह से सिलेंड्रिकल होती, पूरी ग्लास की बनी होती है, और इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे पोर, जहां से फिलिंग के लिए कॉर्क होता है, ठीक है, तो पाथ होगा जहां से इसको अपन फिल कर सकते हैं। जिस कंपाउंड का, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल के तौर पे आपका लैक्टिक एसिड है ना, तो आपने मान लीजिए लैक्टिक एसिड की आपको एक्टिविटी पता करनी है, या आपने ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज में कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके उसका एक मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये लैक्टिक एसिड या किसी का भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, मोल पर लीटर का कोई सॉल्यूशन बना देंगे, एक स्पेसिफिक मोलैरिटी का, 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, जो भी आपको उसमें लेना हो। फिर इसके सैंपल सेल का जितना वॉल्यूम कैपेसिटी होता है उतना इस सॉल्यूशन को इसके अंदर फिल कर देंगे, और फिर इसमें बस पूरा ग्लास का ही होता है, ट्रांसपेरेंट होती है पूरी की पूरी। साइड में भी आप देखेंगे तो पूरा ये ग्लास, बस बीच में रबर गैस्केट टाइप होता है, और ये भी ग्लास होता है, ताकि लाइट ट्रांसपेरेंट रहेगी तो इससे लाइट पास होगी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आप जिसमें फिल करते हैं इसको बोलते हैं सैंपल सेल। तो नेक्स्ट कंपोनेंट पोलरीमीटर का जो होगा उसको अपन बोलेंगे सैंपल सेल, ठीक है। सैंपल सेल में किसी भी कंपाउंड की स्पेसिफिक मोलैरिटी का सॉल्यूशन उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या पास होगी, लाइट, क्या पास होगी बच्चों, तो इसमें से अब अपन को लाइट पास करनी है, ठीक है, इसमें से अपन को लाइट पास करनी है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट, लाइट पास जब इसमें से होगी तो लाइट के डायरेक्शंस चेंज होंगे या लाइट स्ट्रेट आएगी, ठीक। इसमें से जैसे ही लाइट आप पास करेंगे तो या दो कंडीशन, जैसे इसमें से लाइट निकलेगी या तो लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। स्ट्रेट ट्रेवल का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर लाइट का रोटेशन नहीं हुआ, एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लाइट के रोटेशन में जो पाथ है उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, उसी को अपन बोलते हैं रोटेशन ऑफ लाइट। तो जैसे ही ये लाइट इस सैंपल सेल में से पास होगी तो वो लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो ये डायरेक्शन चेंज उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से होगा जो लेफ्ट या राइट उसको रिवॉल्व करा सकती है। तो अगर हमारी लाइट, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज को शो करता है, और जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है सैंपल सेल के बाद में, ये लाइट के पाथ को अनचेंज्ड मानते हैं। और जो लाइट के पाथ को अनचेंज्ड रखते हैं इसका मतलब हमारा कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहेंगे, यानी कि इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। जबकि जो रेड लाइट से आपको जो दिख रही है, तो ये रोटेशन जो होंगे, तो जो भी लाइट का रोटेशन चेंज करा सकता हो, तो इसका मतलब ऐसे कंपाउंड हमेशा, चाहे वो लेफ्ट या राइट कोई भी करे, तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के नाम से डेजिग्नेट करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव।
तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहलाएंगे। और जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उसी के अपने पास में ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। अभी अपन डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसो, ये प्रैक्टिकली प्रूव है, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो पहले अपन पोलरीमीटर से एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड का ये पता लगाते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो उसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन ये बनेगा इसके अंदर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो उसका आंसर राइट होगा पोलरीमीटर। उसमें अलग अलग लिखे होंगे, नेफ्लोमीटर, टर्बिडोमीटर, पोलरीमीटर, पोलेरोग्राफी, इस तरह का एक एमसीक्यू पहला क्वेश्चन ये बनेगा। तो उसमें आंसर राइट होगा पोलरीमीटर। तो पोलरीमीटर आंसर राइट होगा। अब जो इसमें पोलरीमीटर के बाद में बच्चों, ये जो ऑब्जर्व कौन करे, ठीक है, ऑब्जर्व कौन करेगा वो देखिए इसके अंदर, ठीक है, ऑब्जर्व कर देखिए। तो इसमें यहां पे क्या करना है आपको, एक सिंपल सा, यहां पे जो बच्चों है वो सिंपल सा आपको एक आई बना दिया। आई का मतलब सामने कोई साइंटिस्ट या एनालाइजर होगा, है ना, वो एनालाइजर आपकी रोटेशन ऑफ लाइट को देखेगा, लाइट को, रोटेशन ऑफ लाइट को। तो वो एनालाइजर कोई साइंटिस्ट हो सकता है या कोई, तो ये भी इस पोलरीमीटर का पार्ट होता है, क्योंकि एनालाइजर जो होता है वो पता करता है कि लाइट का रोटेशन आपका कौन सी डायरेक्शन में हुआ है। तो इसको जो आई बनाई अपने, ये आई आपका एनालाइजर कहलाएगी। एनालाइजर कौन होता है, जो उस डायरेक्शन को एनालिसिस करता है उसको एनालाइजर। तो देखिए पोलरीमीटर के कौन कौन से पार्ट हो गए, सोर्स ऑफ लाइट, निकोल प्रिज्म, ठीक है। और निकोल प्रिज्म का काम क्या होता है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है उसको पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेगा। फिर क्या आ गया, सैंपल सेल, सैंपल सेल के बाद में एनालाइजर। तो अगर हम कंपोनेंट की बात करें कि इसके जो पोलरीमीटर है इसके कौन कौन से कंपोनेंट, एक तो होता है लाइट सोर्स, दूसरा कंपोनेंट होता है निकोल प्रिज्म, थर्ड कंपोनेंट होता है सैंपल सेल, और फोर्थ कंपोनेंट होता है एनालाइजर। एनालाइजर, तो ये आपके पास में पोलरीमीटर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, और जो प्रैक्टिकली ये प्रूव करता है कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इससे एक चीज जो प्रैक्टिकली हमको लेटिन टर्म्स है, लेफ्ट, जैसे मान लीजिए अपन थोड़ी देर के लिए ये लाइट इधर गई, ठीक है, तो इस डायरेक्शन को अपन ने मान लीजिए लेफ्ट मान लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, एल, ये इसको पूरा कर दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है, ये लाइट का रोटेशन लेफ्ट हो गया। और इस साइड में आई तो हमने मान लीजिए इस लाइट को राइट रोटेशन मान लिया, ठीक है, ये एज्यूम किया हमने लेफ्ट एंड राइट। तो इसमें क्या होता है बच्चों, लेटिन टर्म्स होती, जैसे जो आपका राइट होता है, राइट को ग्रीक लेटिन टर्म्स के अंदर, लेटिन टर्म्स के अंदर अपन को जो बोलेंगे वो आंसर होगा आपका डेक्स्टर। तो राइट को बोलते हैं डेक्स्टर, और चूंकि लाइट रोटेट होती है इसीलिए साथ में वर्ड जो होते हैं रोटेटरी, तो पूरा नाम हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका राइट का मीनिंग हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको स्मॉल डी से लिखेंगे। ये तो पहला। दूसरा होता बच्चों लेफ्ट। लेफ्ट का जो लेटिन टर्म्स इसमें यूज करते हैं वो है लेवो, और चूंकि इसमें भी लाइट आपकी रोटेट हो रही है तो साथ में रोटेटरी, तो पूरा मीनिंग जो बनेगा वो हो जाएगा लेवो, लेवो रोटेटरी, ठीक है, लेवो रोटेटरी। और लेवो रोटेटरी को स्मॉल एल से लिखेंगे। तो ये 2 टर्म पक्का याद रखनी है बच्चों, जो बॉक्स बना दीजिए कि इसके अंदर ये लेटिन टर्म्स होगी, यानी कि पोलरीमीटर के अंदर अपन हमेशा स्मॉल डीएल आइसोमर, ये पक्का, क्योंकि पोलरीमीटर में जो भी डिटरमाइंड होता है उसे हमेशा स्मॉल डीएल आइसोमर डिटर्मिनेशन बोलते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, कैपिटल डीएल से जो होते हैं वो डिफरेंट थिंग, वो आगे बताएंगे आपको। तो ये स्मॉल डीएल, तो स्मॉल डीएल क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, ये ध्यान रखना है। स्मॉल डीएल क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। ये भी जैसे सिस ट्रांस 2 आइसोमर होते हैं, डीएल अभी देखेंगे, ऑप्टिकल अपन थ्योरेटिकली, तो डीएल आइसोमर। तो पोलरीमीटर से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, डीएल आइसोमर, किसके, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होगा, जो लाइट के रोटेशन को डिफरेंट डायरेक्शन में रिवॉल्व करा दे, उसको अपन बोलेंगे
आपका ऑप्टिकल रोटेशंस। और इसको ग्रीक लैंग्वेज के जो लैटिन टर्म्स है उसके हिसाब से डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी को इंडिकेट करेगा और लेवो रोटेटरी एल को इंडिकेट करेगा बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, अब इसमें जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये डेक्स्टर वर्ड जो राइट के लिए होता है, और लेवो से आपको ट्रिक है याद रह जाएगा, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, तो ये लेवो रोटेटरी हो जाएगा। तो ये टर्म्स अब अपन जब यूज करेंगे तो डीएल, स्मॉल डीएल, जो आपने हेलो एल्केन हेलो रेंज में भी पढ़ा है इसके बारे में, तो ये उसकी डिटेल यहाँ पे काम आ जाएगी जीओसी में भी, ठीक है। तो ये पोलर प्रैक्टिकली जो है, एक्सपेरिमेंटली हम जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे स्टडी करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ये डिटेल अपने यहाँ पे सीखी है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके। यस, हो गया, ओके कर दीजिए अगर आपने नोट कर लिया हो तो। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन रेज होता है कि हम प्रैक्टिकली तो ऐसे प्रूव कर देंगे, लेकिन थ्योरेटिकली कोई ऐसा आइडिया अपन को आ जाए जिससे स्ट्रक्चर देख के ये पता लग सके कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ताकि हमको पोलरीमीटर में जाकर के पूरा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़े। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर नाम के, एलपी लिख दीजिए शॉर्ट में, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने इसका जो है, हाँ बच्चों, तो लुईस पाश्चर ने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकली एक कंसेप्ट बनाया जिससे ये पता लग सके कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल स्ट्रक्चरली कैसे पता लगे, और उसके लिए इन्होंने कंसेप्ट दिया जिसको बोलते हैं बच्चों कायरलिटी। अब अपन जो नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, थ्योरेटिकली हम इस एक्टिविटी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उसके बारे में जो लुईस पाश्चर ने थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया। पोलरीमीटर तो अलग से प्रैक्टिकल कंसेप्ट है जिससे हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं डीएल आइसोमर्स को, ठीक है। तो अब अपन थ्योरेटिकली बात करते हैं, और थ्योरेटिकली जो कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं कायरलिटी। एक तो कायरलिटी होती है, और कायरलिटी से पहले भी एक टर्म है, कायरलिटी तो बहुत बात की टर्म है, उससे पहले अपन बात करेंगे किसी भी कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी कब होगी। तो सबसे कंपलसरी कंडीशन जो होती है, ठीक है, लिखो कंडीशन 4, ऐसे लिख दीजिए आप थ्योरेटिकली, कंडीशंस 4, ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों। कंडीशंस 4 ऑप्टिकल एक्टिविटी, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। कौन कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली कैसा होगा, एक्टिव होगा, उसके बारे में कंडीशंस। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में कंडीशंस बताएंगे, ठीक है। एक्टिव कंपाउंड कौन सी कंडीशन जब होगी, तो इसमें दो ही होते हैं। कोई भी कंपाउंड होता है उस कंपाउंड की दो तरह की नेचर होती है, या तो वो कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा, तो कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, और या फिर वो एसिमेट्रिकल होगा, जिसको अनसिमेट्रिकल भी कहते हैं, और अनसिमेट्रिकल होगा। जो अनसिमेट्रिकल होते हैं वही कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उनके हमेशा फ्यूचर में डीएल आइसोमर्स बनेंगे, वो अपन डिस्कस करेंगे। और जो सिमेट्रिकल होते हैं ऐसे कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको ये डिटरमाइन करना आना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली मतलब एक्टिव है और इनएक्टिव है। तो उसके लिए आपको बच्चों सिमेट्री डिटरमाइन करना सीख लीजिए, ये वाला। क्योंकि देखो अगर हम सिमेट्री, क्योंकि लिमिटेड है सिमेट्रिक वाले, तो ये अगर अपन को पता लग जाए तो बचा हुआ सब इसमें आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। तो अब अपन डिस्कस करेंगे सिमेट्री इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर इसको डिस्कशन कर लेंगे तो इसमें जो भी कंडीशन में आएंगे वो इनएक्टिव रहेंगे और बाकी ऑटोमेटिकली एसिमेट्री। इसीलिए किसी भी एसिमेट्री का मतलब क्या, सिंपल से देखो उसके मीनिंग से ही पता लग रहा है एसिमेट्री है। एसिमेट्री का मतलब टिपिकल है, इसका मतलब लाइट को रोटेट कराएगा, ठीक है, उसमें डिफरेंट क्वालिटी होती है। एसिमेट्री मींस डिफरेंट क्वालिटी होती है, तो रोटेशन ऑफ लाइट जरूर करेगा। तो अगर हम सिमेट्रिक को सीख ले तो पीछे बचा हुआ अपना आप ही एसिमेट्रिक जो ऑप्टिक। तो इसीलिए किसी भी आपसे अगर पूछ ले व्हाट आर द कंपल्सरी, क्वेश्चन आया हुआ ध्यान रखना बच्चों, What are the compulsory conditions for optically active compound? किसी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कंपल्सरी कंडीशन होती है, तो उस केस में ध्यान रखना है हमेशा आंसर राइट होगा एसिमेट्री। इवन कायरलिटी भी लिखा हो
तो भी पहला आंसर एसिमेट्रिक ऑप्शन में राइट होगा। कायरलिटी, क्यों कायरलिटी में एक्सेप्शंस होते हैं, एसिमेट्री में कोई एक्सेप्शंस नहीं होता, तो ऑप्शन पक्का याद कर लीजिए, एसिमेट्रिक ऑप्शन राइट होगा। अब मैं आपको इसमें सिमेट्रिकल कौन कौन से हो सकते हैं, क्या कंडीशन हो सकती है, वो सीख लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये होगा तो रिमेन्स आपका ऑटोमेटिकली जो होगा। अब लिखो इसके अंदर, यस, सिमेट्री कौन कौन से तरीके से हो सकती है, तो सिमेट्री इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिमेट्री इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अपन देखते हैं क्या क्या सिमेट्री हो सकती है, यस। और ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे, तो हम इनएक्टिव कंडीशंस को डिटरमाइन कर लेते हैं, कब कब इनएक्टिव रहेंगे। ठीक है, इनएक्टिव कर दीजिए इसको। अब इनएक्टिव में देखिए क्या क्या क्लासिफाइड होगा। तो सबसे पहली कंडीशन होती है नंबर 1 सिमेट्री के लिए, सबसे पहले एक्सेस ऑफ सिमेट्री। लिखिए, एक्सेस ऑफ सिमेट्री अगर होगा तो वो कंपाउंड कभी भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसका क्या मतलब होता है, जैसे वाटर, तो वाटर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे बच्चों, तो वाटर का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका कैसा दिखेगा, विक्ट्री टाइप, है ना, बेंट शेप होता है, तो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा विक्ट्री टाइप दिखेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक्सेस, जो आपका ये जो पॉइंट है सेंटर, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये एक्सेस, इसको एक्सेस मान लीजिए और इस पे रोटेशन शो करिए, तो एक्सेस पे अगर इसमें ये हाइड्रोजन ए है और ये बी है, और इसके 180 पे अगर अपन रोटेट करके देखते हैं, तो रोटेट में अगर दोनों स्ट्रक्चर आपस में सुपर इंपोज कर जाते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, इसका मतलब वो लाइट को डिफरेंट रोटेट नहीं कराएंगे, क्योंकि उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जैसे ही आपने वाटर को रोटेशंस दिया बच्चों, तो रोटेशन के बाद वाटर किसमें आ गया, तो इसमें देखो हाइड्रोजन, तो अपने समझने के लिए अपन ने ए बी लिखा, लेकिन हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होती है, ए एंड बी, ये रोटेट हो गया, क्योंकि एक्सेस तो अपनी जगह पे रहेगा और ये रोटेट हो गया। अब देखो, ये जो आपका बिफोर रोटेशन, ये आफ्टर रोटेशन, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को इसके ऊपर लाओ, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन पे लाओ, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सुपर इंपोज हो जाएंगे, तो ये दोनों सुपर इंपोजिबल हो गया। कैसा हो गया, तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री में जो मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड होते हैं, दो पिक्चर्स ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है, मिरर, जिसको आगे अपन मिरर इमेज वगैरह बोलेंगे, तो ये सुपर इंपोजिबल हो जाएगा। और जो चीज सुपर इंपोजिबल होती है वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इसलिए क्योंकि उसमें सिमेट्रिस का मतलब सिमेट्री। इसीलिए आप देखेंगे पोलरीमीटर के अंदर वाटर एज ए सॉल्वेंट काम आ जाता है, क्योंकि वाटर की खुद की कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जेईई नीट के अंदर कंपटीशन में, व्हाई वाटर कांट ऑप्टिकली एक्टिव। अगर अपन पोलरीमीटर में सैंपल सेल में सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर को लेके रख ले और लाइट स्ट्रेट जाएगी, इट प्रूव्स दैट वाटर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसीलिए वाटर हर कंपाउंड का मोल पर लीटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बनाने के लिए काम आ जाता है, क्योंकि वाटर का खुद का पोलरीमीटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, क्योंकि वाटर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्शन क्या राइट होगा, व्हाई वाटर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो उसका ऑप्शन क्या राइट होगा, ड्यू टू एक्सेस ऑफ सिमेट्री। वर्ड ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि वर्ड के बेस पे ही आपका ऑप्शन सिलेक्शन होना चाहिए। तो वाटर में एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है, इसीलिए वाटर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि जो फर्स्ट है उसको, उसके एक्सेस को 180 पे रोटेट कराने के बाद जो इमेजेस ऑब्टेन्ड हुई है उनको आपस में सुपर इंपोज करते हैं। अगर वो सुपर इंपोजिबल है तो वो कंपाउंड, इसका मतलब उसमें सिमेट्री है, तो डिफरेंट लाइट रोटेशंस आए। एसिमेट्री होती तो रोटेशन ऑफ लाइट डिफरेंट आता है। तो ये पहली कंडीशन है, किसी भी कंपाउंड के सिमेट्रिक होने के लिए उसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव डिक्लेयर हो जाएगा, कंडीशन 1। अब आइए कंडीशन 2, सेंटर ऑफ सिमेट्री। बच्चों कंडीशन 2 लिखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री लिखिए, यस, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो कंडीशन 2 किसी सिमेट्रिक होने के लिए वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर से लेंथ देखेंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ सिमेट्री में आप सबसे बेस्ट एग्जांपल बेंजीन का ले लीजिए। बेंजीन की बॉन्ड लेंथ, ठीक है, एकदम सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बनता है ऐसे,
और इसमें हर जगह, चूंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस की वजह से सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी रहेगी, है ना। अब देखो बेंजीन का सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि देखो इस रिंग का जो सेंटर है वो ये है, इस सेंटर से सारे कार्बन की डिस्टेंस देख लीजिए, जितने भी अपोजिट कार्बन हैं तो उन सबको आपको इक्वल डिस्टेंस मिलेगी। तो ये देखिए ऐसे इसको डिटरमाइन करेंगे, तो यहां इस सेंटर से सारे कार्बन की डिस्टेंस आपको इक्वल मिलेगी, और जब इक्वल डिस्टेंस होगी तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो सेंटर से जब सेम डिस्टेंस है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाती है, तो इसका मतलब ऐसे कंपाउंड भी ऑप्टिकली कैसे रहेंगे, इनएक्टिव। तो मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका वाटर सोल्यूबल नहीं है, मान इनसोल्यूबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वाटर इनसोल्यूबल हो सकते हैं क्योंकि उनके पास नॉन पोलैरिटी होती है, तो उस केस में बेंजीन एज ए सॉल्वेंट काम आ सकता है, क्योंकि लेकिन आंसर जो होगा वो अलग अलग। अगर आपसे पूछे वाटर क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसका आंसर तो राइट होगा एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एंड बेंजीन क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो आंसर क्या राइट होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसीलिए ऑप्शन में गड़बड़ मत करना बच्चों, ठीक है, ऑप्शन अलग अलग है ये तीनों, ठीक है। तो अगर वाटर आता है तो ऑप्शन क्या राइट होगा, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। बेंजीन एज ए सॉल्वेंट यूज होता है तो आंसर राइट होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उसके किसी भी सेंटर से सारे जो साइक्लिक एटम्स होते हैं दे हैव यूनिफॉर्म डिस्टेंस, इसीलिए लाइट को इफेक्ट नहीं करेगी, तो आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री बेंजीन में आ जाएगा, ठीक है। बेंजीन कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको अपन अल्फाबेटिकली भी देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश में एक लेटर होता है एस, इंग्लिश में एस लेटर होता है, तो एस लेटर में आप ध्यान, अगर आप एस को बिल्कुल यूनिफॉर्म बनाएं तो ये जो सेंटर पॉइंट जहां से होगा तो वहां से दोनों जो लूप है उसकी डिस्टेंस आपको एक जैसी मिलेगी। तो इसको कंपैरिजन किया जा सकता है, जैसे जो अल्फाबेटिकल लेटर है अपने पास में ABCD, उसमें एस को लेके देखेंगे तो एस का जो सेंटर के जो दोनों लूप है वो एग्जैक्टली, तो एस जैसे सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करता है, वैसे बेंजीन भी आपका सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा, सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन रीजनिंग ध्यान रखना, ऑप्शन में ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन ऐसे होगा, ऑप्शन ए एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन बी सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है, ये ध्यान रखना है। आइए थर्ड, और तो ऐसे कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, इसीलिए बेंजीन एज ए सॉल्वेंट काम आ जाता है इन पोलैरिमीटर। नेक्स्ट लिखिए बच्चों, इसके बाद में थर्ड कंडीशन होती है सिमेट्री के लिए, वो आपकी है, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर थर्ड नंबर, यस। अब लिखिए बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो नेक्स्ट होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी कंपाउंड्स में है वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है इसका मतलब ये होता है व्हेन, इसमें लिख दीजिए व्हेन रियल इमेज, रियल हाफ इमेज, real half image of structure, real half image of structure superimpose with another half रियल इमेज, यानी कि हाफ रियल इमेज दूसरे हाफ रियल इमेज को एग्जैक्टली सुपर इंपोज कर देता है, तो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा बच्चों, इसमें दो कैटेगरीज होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस अभी बताएं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। तो ये एक तो हॉरिजॉन्टल हो सकती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, या आप इसको वर्टिकल भी देख सकते हैं, यानी कि दोनों ही केस एप्लीकेबल होंगे। तो आप देखो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जब आप देखेंगे बच्चों, पहले अल्फाबेटिकल लेते हैं फिर ऑर्गेनिक का एग्जाम। जैसे अल्फाबेटिकल लेटर में ए ले लीजिए, अल्फाबेटिकल लेटर में जब आप ए लेंगे स्टूडेंट, एक तो ए ले लीजिए, और एक अल्फाबेटिकल लेटर्स के अंदर आप बी ले लीजिए, ये ए एंड बी। ए और बी जो है ये बेस्ट एग्जांपल है प्लेन ऑफ सिमेट्री के। क्या होगा, कैसे करेंगे, तो हमने क्या लिखा, व्हेन रियल हाफ इमेज, यानी कि जो इमेज है तो उसको, जैसे ए को वर्टिकली कट करें अपन, तो वर्टिकली कट करेंगे तो ये सेंटर से निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो देखो
ये वाला तो अपन ये कह सकते हैं यहां से हाफ हो गया, तो ये जो हाफ है इधर वाली ये हाफ रियल इमेज कहलाएगी। यहां जो मैं डार्क कर रहा हूं बच्चों ये आपकी हाफ रियल इमेज कहलाएगी, और दूसरा वाला जो उससे वो आपकी हाफ अनदर रियल इमेज हो जाएगी। अब इसको जब इस ए को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये आराम से पूरा सुपर इंपोज हो जाएगा। तो हाफ ए, ठीक है, दूसरे हाफ ए पे क्या होगा, सुपर इंपोज कर जाएगा। तो ये कहलाएगी आपकी कौन सी, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। कौन सी कहलाएगी, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये सुपर इंपोज हो रहा है, ठीक है। सुपर इंपोज जब भी आता है तो ये वर्ड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स के लिए होता है। अब यही कंसेप्ट आप जो बच्चों वो हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हैं, जैसे अपने बी लेटर ले लिया है ना, तो बी लेटर में आप वर्ड इसको हॉरिजॉन्टली जब डिवाइड करेंगे बी को, तो ये आपका 2 हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसे इसको आपने हाफ किया वैसे वो भी आपका, तो हॉरिजॉन्टली अगर कोई पार्ट, 2 पार्ट, अब देखो अगर आप पूरा एकदम साइज बराबर बनाएंगे तो एक आधा हाफ जो बी पार्ट है वो दूसरे हाफ पार्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, सुपर इंपोज हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसे है तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे देखेंगे, ये तो एग्जांपल हो गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री को इस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है। नाउ हाउ टू डिटरमाइन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री को कैसे देखा जाता है वो देखेंगे बच्चों। तो इसमें ध्यान दीजिए, जैसे एक बहुत फेमस कंपाउंड है जिसका नाम है बच्चों टार्ट्रिक एसिड, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, टार्ट्रिक एसिड। ये पूछते भी है कंपटीशन में, व्हाई टार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो टार्ट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों उसमें 4 कार्बन लेने हैं, और फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो होता है उस पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाने हैं, और रिमेन्स जो 2 सेंटर कार्बन है उस पे OH ग्रुप लगाने हैं, और ये दोनों OH आपको एक ही साइड में मिलेंगे। तो ये आपका टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर टार्ट्रिक एसिड का, ठीक है। इस यस करना बच्चों इनबॉक्स में, आप देख पा रहे हैं यहां तक, मैंने थोड़ा डाउन में लिखा, एक बच्चा यस कर दीजिए। इफ यू कैन सी लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड COH दिख रहा है आपको, यस बच्चों इनबॉक्स में ऐश एक बार यस करो। विजिबल, ये यहाँ पे जो मेरा हाथ जहां पे विजिबल है, नो, ओके ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बना देता हूं, ठीक है। तो टार्ट्रिक एसिड की अपन बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे मैं बना रहा हूं टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला और उसकी सुपर, इसे ऑप्टिकली, तो इसमें अपन टार्ट्रिक एसिड में प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए बच्चों टार्ट्रिक एसिड जो होगा उसका फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखो बच्चों टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड में देखिए स्टूडेंट्स, CO फर्स्ट कार्बन को COH, टोटल 4 टेट्रा, टार्ट से पता लग जाएगा टेट्रा, तो 4 कार्बन है जिसमें 2 आपको COH और 2 ही आपको H। तो ये बच्चों टार्ट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। अब आप ध्यान से देखो टार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, ध्यान रखिए व्हाई। तो इसमें देखो ये जो यहां से आप देखेंगे बच्चों, इसको अगर स्ट्रक्चर को मैं हाइपोथेटिकली हाफ पार्ट कर देता हूं, तो हमने यही कहा था प्लेन ऑफ सिमेट्री में कि व्हेन रियल हाफ इमेज, यानी कि ये रियल हाफ हो गई, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 2 में, सबसे पहले तो एग्जैक्टली 2 में डिवाइड होना चाहिए। रियल हाफ इमेज ऑफ स्ट्रक्चर सुपर इंपोज विद अनदर हाफ, रिमेन्स जो बच गया उसके अनदर हाफ पे। तो अगर मैं देखो इस पार्ट, इस कार्बन, ये कार्बन इसके ऊपर जाएगा, फोल्ड करोगे तो OH OH पे आ जाएगा, H H पे आ जाएगा, और COH COH पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये जैसे अपने हैंड्स होते हैं, तो अपने हैंड को देख लीजिए, देखो जी ऐसे, ये अनदर, जैसे ये मान लीजिए ऐसे ले लिया आपने, ठीक है, इस तरह से, तो अपने थंब है वो COH हो गए और फिंगर्स को OH मान लिए, तो आप देखो इसको अनदर हाफ, ये आपका ऐसे हो गया, तो देखो एग्जैक्टली सुपर इंपोज हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या देखते हैं, द रियल हाफ इमेज, जैसे ये पूरा दोनों अपने पाल्म होकर के पूरा स्ट्रक्चर बनता थंब तक, ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो अपन क्या करते हैं, अनदर 1 हाफ पार्ट जो होगा, द रियल हाफ पार्ट विल सुपर इंपोज विद अनदर हाफ पार्ट, हमारा हाफ पार्ट, तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर इसमें कंपटीशन में क्वेश्चन आता है और उसमें आपसे पूछे कि व्हाई टार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्शन उसमें आप देखो, ऑप्शन जो बनेंगे इसके, वो ऑप्शन ए होगा एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ
सिमेट्री। ऑप्शन बी बनेगा आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्शन बी होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, और ऑप्शन सी होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ऑप्शन डी होगा नन ऑफ अबाव, नन ऑफ अबाव। तो ये ऑप्शंस रहेंगे। तो देखो इस ऑप्शन से पॉसिबल क्वेश्चन बता देता हूं, इन ऑप्शन यही रहेंगे पॉसिबल क्वेश्चन के लिए पूछते हैं व्हाई वाटर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से इनबॉक्स में बताओ बच्चों। एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सेकंड है सेंटर ऑफ सिमेट्री, थर्ड है प्लेन ऑफ सिमेट्री, डी है नन ऑफ अबाव। व्हाई वाटर पहला क्वेश्चन मेरा है, आप ऑप्शन में बताइए इनबॉक्स के अंदर, व्हाई वाटर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो आंसर ए राइट होगा। बिल्कुल ठीक है बच्चों, यस दिव्यांश ओके। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्योंकि वाटर का आंसर एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अपन चेंज करके लिख देते हैं, व्हाई बेंजीन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस, अब ऑप्शन बताइए कौन सा राइट होगा। व्हाई बेंजीन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यस कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब बेंजीन बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा, बी सेंटर ऑफ सिमेट्री राइट होगा बच्चों। इसी तरह से वाई टार्ट्रिक एसिड, टीए का मतलब टार्ट्रिक एसिड है ना, ये वाला वाई टार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्शन बताइए कौन सा राइट होगा। यस जल्दी बोलिए बच्चों, इनबॉक्स में बताओ अब कौन सा, वाई टार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्शन कौन सा राइट होगा, सी। यस, तो सी करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसी हो सकती है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल, वो स्ट्रक्चर जो है वो एग्जैक्टली टू पार्ट में डिवाइड हो जाए और वन हाफ पार्ट विल सुपर इम्पोज विद, आगे जाके अपन बोलेंगे ऐसे कंपाउंड को मेसो कंपाउंड्स बोलते हैं, वो एक टेक्निकल टर्म्स आएगी आगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो ये था बच्चों पूरा 3 कंडीशन जिसमें हम सिमेट्री देखते हैं। क्या देखते हैं, सिमेट्री। तो सिमेट्री अगर आपको डिटरमाइन करना आ गया तो आपको सिमेट्री का आइडिया होगा कि भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिमेट्रिक कब हो सकता है, तो बाकी रिमेन्स कंडीशन सारी एसिमेट्रिक के लिए हो गया, और जो एसिमेट्रिक होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा और सिमेट्रिक होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये कुछ कंडीशंस है जो आपको स्पेसिफिक ध्यान रखनी है जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जेईई नीट का, तो उस क्वेश्चंस के अंदर इस बात का बहुत ध्यान रखना। ये मैंने जो क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए भी है और इसीलिए इसमें बहुत ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन जब टिक करें तो ये सिमेट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन थे, अब अपन एसिमेट्रिक, और तो रिमेन्स अपना आप ही एसिमेट्रिक हो गया। फिर यहाँ पे जो साइंटिस्ट था लुईस पाश्चर, तो उनका हर बार हम एसिमेट्री कैसे चेक करेंगे, हाँ कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन हर बार हम एसिमेट्री चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने फिर एक बेटर टर्मिनोलॉजी निकाल दी, दैट इज कायरलिटी। क्या, तो आइए अब अपन समझते हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कायरलिटी। तो लिखो हेडिंग नेक्स्ट। कायरलिटी जो होता है वो किसी भी कंपाउंड को थ्योरेटिकली ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। हालांकि उसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसीलिए एसिमेट्रिक टर्म मोस्ट करेक्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। तो आप कायरलिटी जो है वो 99% को करेक्ट बता देती है, लेकिन 0.1% एक्सेप्शंस में कायरल, जैसे टार्ट्रिक एसिड में भी कायरलिटी अच्छी है लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऐसे कुछ लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि मैक्सिमम पार्ट हम कायरलिटी वो कंपलसरी कंडीशन में एसिमेट्रिक ऑप्शन राइट होगा, वो आगे डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर नेक्स्ट जो टर्म ले रहे हैं अपन वो है स्टूडेंट्स कायरलिटी। क्या लेंगे, कायरलिटी। तो लुईस पाश्चर ने पहली बार, ठीक है, थ्योरेटिकली हम कैसे पता करें कि हमारा कंपाउंड एक्टिव है या नहीं, तो कायरलिटी जो टर्म आया बच्चों, कायरलिटी जो टर्म्स आई है वो कायरलिटी टर्म हमारे हैंड टू लेटिन टर्म्स के अंदर कायरलिटी में चीयर वर्ड होता है, जैसे अपन मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें चीयर वर्ड आता है, तो चीयर है वो हैंड को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसमें हैंड्स को इंडिकेट करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों अपना जो हैंड होता है इसको चीयर, जो ये कायरल वर्ड आया ये चीयर से आया है। ठीक है, अपने जो हैंड होते हैं ये इसको हैंड को चीयर बोलते हैं लेटिन टर्म्स में। ठीक है, ये अपना हैंड से, और इसको मिरर इमेज, यहाँ पे मिरर, जैसे आपके सामने कोई मिरर है उस मिरर पे देखेंगे तो मिरर के अंदर आपका जो हैंड्स होगा, तो अपने हैंड्स भी एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके हैंड्स होंगे बच्चों, उन हैंड्स को आप दोनों लेफ्ट और राइट को इमेज बना के देखिए मिरर के अंदर, तो मिरर में वैसा ही दिखेगा
जैसा, तो ये अपने दोनों हैंड्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों, जैसे अपन मिरर में भी देखें इसको, ठीक है, मिरर में देखेंगे तो मिरर जो होगा वो आपको, जैसे घर में भी आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि मिरर के अंदर दोनों हैंड्स अपने के, तो ये जो काइनेटिव वर्ड आया है ये चीयर से आया बच्चों, किससे आया, चीयर से आया। तो देखिए जैसे सपोज ये अपने पास में मिरर है, अब इसमें कोई भी हैंड्स बच्चों, जैसे ये आपने अपना कोई भी एक रियल पार्ट ले लिया वन, ठीक है, तो इसके मिरर के अंदर देखिए, तो ये देखो, ये देखिए स्टूडेंट्स, दिख रहा आपको, यस करना इनबॉक्स में अगर दिख रहा हो तो। देखो ये बाहर की तरफ जो है रियल इमेज है, ठीक है, ये बाहर की तरफ जो आपको दिख रही है ये बच्चों रियल इमेज है ना, ये तो आपकी कहलाएगी रियल इमेज। और अंदर की तरफ जो आपको दिख रहा है ये हाथ, हाँ, तो ये देखो बच्चों अंदर की तरफ जो आपको हैंड्स दिख रहा है ना, जो हैंड आता हुआ, ये इसकी मिरर इमेज कहलाएगी, ठीक है, ये मिरर इमेज आ गई अंदर की तरफ। तो ये देखो मेरा थंब जो है वो अंदर के मिरर में टच हो रहा है, तो ये हाथ अंदर, आपको जो अपना हाथ है वो दूसरा हाथ दूसरे अंदर की तरफ जो हाथ का स्ट्रक्चर आ रहा है वो लेफ्ट जैसा दिखेगा, कैसा होगा, लेफ्ट जैसा। तो ये दोनों हैंड्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। आप दूसरे वाले हैंड्स को रखेंगे तो वो पहले हैंड्स का मिरर इमेज बता देगा, तो इसीलिए इसको ऑप्टिकल जो वर्ड आया मिरर इमेज, अब टर्म्स यूज होगी मिरर इमेज, तो ये मिरर इमेज दिख रही। अब जो स्ट्रक्चर ग्लास जो मिरर के अंदर आपको दिखा, गुड मॉर्निंग बच्चों, यस 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 हर्षवर्धन, तो ये जो मिरर इमेज आपको दिख रही है ये ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये बाहर की तरफ जो हैंड आपको दिख रहा है ये कहलाएगा रियल इमेज, क्या कहलाएगी, और जो आपको मिरर के अंदर जो दिख रही बच्चों इसको बोलेंगे मिरर इमेज, अंदर की तरफ दिख रहा। तो अगर अपन इस ग्लास को यहां पे प्लेस कर देते हैं ऐसे, इस ग्लास को, तो इसके अंदर जब आप देखेंगे तो इस ग्लास के अंदर ये वाला जो दिखेगा वो अंदर की तरफ जब दिखेगा तो वैसा दिखेगा। ठीक उसी तरह जैसे अपने हैंड्स जो होते हैं वो आपकी एक दूसरे की मिरर इमेज, अभी मैंने ग्लास में दिखाया। अब इनको क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करना है, ठीक है, ऐसे जैसे ये आपको ग्लास के अंदर ऐसा दिख गया, ये रियल था, ठीक है, ये बीच में आपका ग्लास आया हुआ है। अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, तो ये मिरर तो आपका बीच में आ गया और मिरर के अंदर जो दिख रहा है वो अपना दूसरा वाला हाथ है, और ये ऐसे दिख रहे हैं, ये बीच में मिरर आया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे, तो अंदर जो मिरर के अंदर जो वाला पार्ट है वो आपको ऐसा दिख रहा है बच्चों, ठीक है, तो ये ऐसे दिख रहे हैं। अब इनको क्या करना है, मिरर को हटा के दोनों को बिना कोई रोटेशंस के सीधा सीधा आपको, ये ऐसे थे, अब इनको सीधा सीधा एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करना है, एग्जैक्टली सुपर इंपोज हो, बिना कोई रोटेशंस के, ये ध्यान रखना है। तो देखो थंब अलग अलग आ रहे हैं, इसका थंब इस साइड में आ रहा है, इसका थंब इस साइड में आ रहा है, इसका मतलब मान लीजिए ये थंब फंक्शनल ग्रुप है थोड़ी देर के लिए, तो लाइट जब सामने से आएगी, फ्रंट से लाइट, तो ये थंब क्या करेगा, लाइट को अपने लेफ्ट ले जाने की कोशिश करेगा, ये थंब क्या करेगा, लाइट को राइट ले जाए। इसका मतलब दोनों जो मिरर इमेज और रियल इमेज है उनमें एसिमेट्री है, और एसिमेट्री ये प्रूव करती कि वो सुपर इंपोज नहीं हो रहे, इसका मतलब उसमें एसिमेट्री है, और इस एसिमेट्री की वजह से ये आपके नॉन सुपर इंपोजिबल हो जाते हैं। और ऐसे कंपाउंड ही जिसमें एसिमेट्री डेवलप हो जाती है, ऐसे कंपाउंड ही लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हैं, इसीलिए इनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो हम जो टर्म समझ रहे हैं कायरलिटी, ये पहली बार टर्म हैंड से आई थी। तो हैंड जिस तरह से एक दूसरे से, मान लो अपना एक हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड का सुपर जो है वो मिरर इमेज होता है, और दोनों हैंड्स कभी भी रोटेशन नहीं, ऑप्टिकल में ये ध्यान रखना कभी भी रोटेट नहीं कराना है, जबकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कंपलसरी कंडीशन होती है कि 180 पे रोटेट करा के आप कंडीशन देखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर में ऐसा नहीं है। इसीलिए, और ये दोनों एक दूसरे पे अगर सुपर इंपोज नहीं होते तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजिबल, तो इसको बोलेंगे बच्चों नॉन सुपर इंपोजिबल वर्ड यूज होगा, ठीक है। और जो भी नॉन सुपर इंपोजिबल होते हैं, यह टर्म जैसे ही आ जाएगी तो ऐसे कंपाउंड को अपन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिक्लेयर कर देंगे। और पोलरीमीटर में क्रिस्टल्स का मोल पर लीटर, क्योंकि दोनों की क्रिस्टल की डिजाइन अलग अलग होती है, इसीलिए आप मार्केट से जब लैक्टिक एसिड खरीदते हैं तो लैक्टिक एसिड दो तरह का आता है बच्चों, डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड। तो आप देखेंगे जब लैक्टिक एसिड मार्केट से आप लेंगे तो लैक्टिक एसिड के अंदर आपको दो फॉर्म मिलेगी, एक पे लिखा होगा डी लैक्टिक एसिड क्रिस्टल और एक पे लिखा होगा एल लैक्टिक एसिड। हालांकि बायोलॉजिकली
बाद का इफेक्ट होता है, तो ये दो आइसोमर कहलाते हैं। जब भी आगे Dl लिखा है इसका मतलब ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है। कैसे? ऑप्टिकल। तो इस तरह का जो भी प्रेजेंटेशन दिया जाता है ये हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर को इंडिकेट करता है। तो मार्केट से जब आप दोनों अलग अलग क्रिस्टल की साइज में भी, डिजाइन में भी थोड़ा सा फर्क होता है इसके अंदर, तो जब इनको पोलर, अब ये तो थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली जब प्रूव करेंगे तो हम उसके अंदर हमेशा बच्चों क्या ऐड करेंगे, पोलरीमीटर में इसका मोल पर लीटर एक कंसंट्रेशन सोल्यूशन बनाएंगे, और ये सोल्यूशन जो होगा वो लाइट का रोटेशन प्रैक्टिकली चेक करेगा कि ये जो डी और एल है वाकई ये क्रिस्टल्स जो है वो लाइट को डेक्स्टर यानी कि राइट और लेओ मतलब लेफ्ट में रोटेट कराते या नहीं, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो ये हैंड से, तो हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि कायरलिटी जो वर्ड आया पहली बार हैंड से आया, क्योंकि हैंड पे ये कंसेप्ट अप्लाई किया गया कि हमारा राइट और लेफ्ट हैंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह। हेलो बच्चों, हेलो हेलो एवरीवन इज हेलो। ओके, तो ये आपके पास में, ठीक है, तो ये कायरलिटी होगी, और ये हैंड से सबसे पहले टर्म आई थी। तो चीयर वर्ड जो होता वो हैंड्स होता ग्रीक के अंदर, और चीयर से फिर वर्ड बना कायरलिटी, कायरल और कायरल से बन गया कायरलिटी। अब हम डिफाइन करते हैं, तो प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि ये टर्म कहां से आई और एक कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ लुईस पास्चर के अकॉर्डिंग। अब हम डिफाइन करेंगे कायरलिटी। किसी केमिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस स्ट्रक्चर में अपन को ये पता करना है बच्चों कि स्ट्रक्चरली कायरलिटी कैसे पता लगेगी, कौन कायरल मॉलिक्यूल्स होंगे और कैसे कायरल कार्बन डिटरमाइंड होंगे। तो अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इसमें 3 टर्म्स अपन को यूज करनी है। व्हाट आर द कायरल कार्बन, व्हाट आर द कायरल मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट इज कायरलिटी। ओके, तो अब अपन स्ट्रक्चर फॉर्म केमिकली हम कायरलिटी, ये तो था कंसेप्ट की कहां से डेवलप हुआ ये कंसेप्ट। तो अब लुईस पास्चर के अकॉर्डिंग कायरलिटी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों कायरलिटी का सबसे पहले कंपलसरी कंडीशन ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कायरलिटी के लिए जरूरी होता है कि जो कोई भी आपका सेंटर कार्बन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो सेंटर कार्बन तो होगा ही, एक कार्बन तो मिनिमम चाहिए उसमें। अब उस कार्बन के सराउंडेड में ऑल 4 बॉन्ड सिंगल होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि वो कोई भी कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो लिख दीजिए इसमें ये कंडीशन बन जाएगी, डू नॉट कंसीडर, ठीक है, डू नॉट कंसीडर C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C कार्बन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब आप कहोगे क्यों, क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क ये पड़ता बच्चों, जिससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको EZ के बारे में बताया था, यस करो अगर आपको याद हो तो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको EZ सिस ट्रांस के बारे में बताया था। तो EZ में आपको पता एक रूल आया था, सीक्वेंस रूल, CIP सीक्वेंस रूल। तो उसमें एक जगह हमने रूल नंबर 4 में कहा था कि मल्टी बॉन्ड जब भी आता, कौन सा मल्टी बॉन्ड जब भी आता, जैसे ये कार्बन तो उसका ये सेंटर है तो वो 2 टाइम्स रिपीट मान लिया जाएगा, ठीक है, जैसे साइनाइड में अपन नाइट्रोजन को रिपीट माना था। तो इसी ट्रिपल बॉन्ड में मान लीजिए ये सेंटर है तो सामने वाला जितनी बॉन्ड से अटैच्ड होता है वो उतनी बार रिपीट मान, और रिपीट होते ही सिमेट्री डेवलप हो जाती है। जबकि अभी हमने कहा कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होनी चाहिए, असिमेट्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एसिमेट्री ही ऑप्टिकल। तो जैसे ही कोई चीज रिपीट हो जाती है तो रिपीटेशन जो होता है, चाहे वो सी डबल, इन कीटोन में आपने C डबल बॉन्ड ओ ले ली, तो जो कीटोन का ये कार्बन जो होता है ये कभी भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कीटोन पे ऑक्सीजन आई हुई है, और ऑक्सीजन जो है वो सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स मानी जाएगी रूल के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब वो सिमेट्री डेवलप हो गई। तो सिमेट्री तो सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन है किसी कंपाउंड्स के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, है ना, इनएक्टिव होने के लिए। तो इसीलिए ये ध्यान रखना। तो यही वजह है कि कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड या वो सेंटर कार्बन कभी ऑप्टिक, इसीलिए पहली कंडीशन होती है ऑल 4 बॉन्ड मस्ट बी सिंगल। कैसे? द सेंटर कार्बन सराउंडेड बाय ऑल 4 सिंगल बॉन्ड्स एंड अटैच्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम A B D E। C नहीं लेते क्योंकि C ऑलरेडी हमारे पास, A B D E लेते। अब इसमें वही कंडीशन जैसे अपन EZ में करते हैं, A is not equals to B is not equals to D is not equals to E, यानी कि all 4 एटम अपन ये कहें, इसका मतलब ये होता है कि all 4
ऑल फोर सिंगल बॉन्डेड, है ना, ऑल फोर सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड, सिंगल बॉन्ड अटैच्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम, मतलब एटम भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन एटम है और CH3 ग्रुप ऑफ एटम है, और ग्रुप ऑफ एटम मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है, मस्ट बी डिफरेंट लिख दीजिए, वो सब डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सबसे सिंपलेस्ट और पॉपुलर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था लैक्टिक एसिड, कौन सा, लैक्टिक एसिड। तो सबसे पॉपुलर एग्जांपल आपका मैंने अभी बताया लैक्टिक एसिड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो इसी कार्बन को लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन कैसे देखें, तो वो देखिए, तो लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर्स के अंदर एक तो होता COOH, ठीक है, फिर एक आपके पास में होगा वो हो जाएगा OH, ठीक है, और एक आपके पास में H, और डाउन में हमेशा जो होता है वो CH3, और सेंटर में एक कार्बन होगा C। तो अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये लैक्टिक एसिड का जो सेंटर कार्बन है, इस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। कैसे हुआ कायरल, तो मैंने जैसे डेफिनेशन का, कायरल कार्बन की डेफिनेशन क्या पड़ेगी, ध्यान से नोट्स में लिख दे। डेफिनेशन, कायरल कार्बन को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो ये ध्यान रखना है, स्टार का मतलब एसिमेट्री, है ना। तो अब यहाँ पे कायरल कैसे, तो ये कार्बन जो है वो कायरल कार्बन कहलाएगा। अब कायरल कार्बन, तो इस कार्बन को डेजिग्नेट करिए कायरल कार्बन, यस स्टूडेंट्स, इसको लिखिए कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्यों है ये, तो आप कहोगे द सेंट, देखो ध्यान दीजिए डेफिनेशन, द सेंटर कार्बन, क्या बोलेंगे, द सेंटर कार्बन सराउंडेड बाय 4 सिंगल बॉन्ड, ध्यान दीजिए मेरे वर्ड पे, 4 सिंगल बॉन्ड, बार बार बोल रहा हूं, मल्टी बॉन्ड अलाउड नहीं है, देखते ही रिजेक्ट में आ जाएगा, वो सिमेट्री शो करता है, इसीलिए क्या कहेंगे, द सेंटर कार्बन सराउंडेड बाय 4 सिंगल बॉन्ड्स एंड अटैच्ड एटम, उससे जो एटम्स है वो अटैच्ड एटम और बाकी सब ग्रुप ऑफ एटम है, ये एटम है और एक से ज्यादा एटम का कोई ग्रुप बनता है, मतलब ग्रुप बन जाता है तो उसको ग्रुप ऑफ एटम बोलेंगे, ठीक है। तो सेंटर कार्बन सराउंडेड बाय ऑल 4 सिंगल बॉन्ड विद डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, चारों अलग अलग होने चाहिए। दैट सेंटर कार्बन नोन एज chiral carbon, that center carbon known as chiral carbon, and molecule as a whole, पूरे molecule को बोलेंगे chiral molecule। तो अपन कह सकते हैं lactic acid is a chiral molecule and phenomenon is called, क्या बोलेंगे बच्चों, phenomenon is called chirality। एक बार वापस से रिकैप देख लीजिए बच्चों, स्टूडेंट्स रिकैप देख ली, हेलो बेटा, तो अब इसमें रिकैप देख लीजिए, द सेंटर कार्बन सराउंडेड बाय 4 सिंगल बॉन्ड विद अटैच्ड डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम, दैट सेंटर कार्बन नोन एज chiral कार्बन एंड मॉलिक्यूल एज ए होल इज नोन एज chiral मॉलिक्यूल एंड द फिनोमिनन इज नोन एज कायरलिटी। तो उस फिनोमिनन को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, कायरलिटी बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना, यानी कि आपको हाफ मैच नहीं करना, पूरा का पूरा ऐसा अगर कहीं पे आ जाता है। अब देखो लैक्टिक एसिड को अपन थोड़ा भी मॉडिफाई करते थे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे मान कोई भी चीज, जैसे आपने यहाँ पे रिपीट कर दिया तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा क्योंकि वो सिमेट्री शो कर देगा, तो ऑटोमेटिकली अकायरल हो जाए। कैसा हो जाएगा, जैसे अपन कहते हैं ना बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, कौन सा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज ए अकायरल कार्बन, अकायरल मॉलिक्यूल। तो इसके लिए अपन क्या कहते हैं, व्हाई इट इज अकायरल मॉलिक्यूल, अ का मतलब नो और कायरल का मतलब कायरल कार्बन, तो जिसमें कायरलिटी ना हो वो अकायरल, ठीक है। और अकायरल कब होगा, जब ये कंडीशन फुलफिल ना हो, ठीक है। तो आपका टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में ध्यान से देखिए, ये इस कार्बन के पास में देखो ये ग्रुप रिपीट हो गए और रिपीट होते ही वो क्या शो करेंगे बच्चों, सिमेट्री। एक भी रिपीट, इसीलिए आपने देखा होगा जब हम हेलो एल्केन हेलो एरिन में स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देखते हैं तो हम ऑप्टिकली एक्टिव बनाते हैं कंपाउंड को, है ना। तो वहां पे क्या करते हैं, एक तो Cl रहेगा, एक मिथाइल, फिर एक अपन इथाइल लिखते हैं।
एक फिर अपन प्रोफाइल लिखते हैं, तब जाकर के वो चारों एटम जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, फिर कायरल क्रिएट होता है, फिर वो एसिमेट्रिक होकर के आपकी रिएक्शन में टू टाइप के प्रोडक्ट देते हैं जिसको डीएल आइसोमर्स बोलते हैं। डीएल आइसोमर की अपन डिटेल में बात करेंगे, जीओसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेगा, अभी इसमें बहुत डिटेल है, जो क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आपको परफेक्टली तैयार करना पड़ेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। तो अभी हमने सिर्फ ये बात की है इस ऑप्टिकल आइसोमर में कि एक तो पोलरीमीटर आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, कौन सा, हाउ द पोलरीमीटर इज हेल्प्स टू डिटरमाइन द ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो प्रैक्टिकली है। फिर हमने कहा कि लुईस पास्चर के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल भी ऐसा हो सकता है कि हम स्ट्रक्चर देख के पता लगा दें, लेकिन उसके लिए पहले एसिमेट्री डिटरमाइन करना आना चाहिए। तो हमने सिमेट्री को याद कर लिया, एक्सिस सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना, वो सारी याद कर ली, तो इससे बचा हुआ सारा एसिमेट्रिक में आ जाएगा। फिर भी उससे रिलेटेड टर्म्स में हम कायरलिटी में हैंड्स का बताया आपने, अपने दोनों हैंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज होती है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होते, इसीलिए ये कायरल जो वर्ड है कायरलिटी आ गई, और इसी ऐसे कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो इस तरह से करके अपन आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिक बहुत सारी टर्म्स है इसमें, एनेंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, मेसो कंपाउंड, रेसमिक मिक्सचर, रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो अपन यही एंड करते हैं। थैंक यू।